नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, यदि आप अभी तक मार्केट में सही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या स्टॉक सिलेक्शन में अभी भी दूसरों की मदद लेना पड़ रही है, तो अब से आपको दूसरों की हेल्प लेना नहीं पड़ेगी। आपको बस करना यह था कि आपको ईपीएस क्या होता है, पीई रेशो क्या होता है, आरओई क्या होता है, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपने यदि अच्छे से डिटेल से समझ लिया तो आप उन लाखों लोगों को पीछे छोड़ देंगे जो स्टॉक सिलेक्शन में आज भी गलती कर रहे हैं। यदि आप इन तीनों चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर मैंने काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में लाइव मार्केट का एनालिसिस करते हुए बहुत गहराई से इसको समझाया है, ताकि अब कोई भी स्टॉक सिलेक्शन में मिस्टेक ना करे। इन सभी की वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन्हें जाकर अवश्य देख सकते हैं। इसमें से मैंने 2 वीडियो ईपीएस क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड करके बना दिया है, लेकिन आरओई क्या होता है ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको बोलते हैं आरओई। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी अपने इंडस्ट्री की लीडर है और कौन सी कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है? क्या आप मैनेजमेंट की असली परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं? तो इन सभी सवालों का आंसर इसी आरओई में छुपा हुआ होता है। ये आरओई इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आरओई केवल एक नंबर ही नहीं होता है, यह कंपनी के बिजनेस की हेल्थ और इफ़िशियंसी को भी बताता है कि वह कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे हम अपना मेडिकल रिपोर्ट कराने जाते हैं तो हमारी मेडिकल रिपोर्ट में हमारे बॉडी पार्ट्स के हर एक अंग की परफॉर्मेंस हमको एक टेस्ट कराने पर पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह आरओई किसी भी कंपनी की हेल्थ और एफिशिएंसी को चेक करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरओई क्या होता है। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है जो यह बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों को यूज़ करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। सिंपल भाषा में बात करें तो आपने कंपनी में जितना पैसा लगाया उस पर कंपनी ने कितना कमा कर दे दिया, यही आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। यदि हम इसका फॉर्मूले की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम वह इनकम होती है जो सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस को हटा देने के बाद कंपनी के पास बचता है, वह नेट इनकम कहलाता है। यह कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है? यह वह टोटल पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी में लगा रखा है। यह शेयर होल्डर इक्विटी वैल्यू हमें कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है। अब मानकर चलते हैं कि कंपनी का आरओई 20% है, तो यह 20% बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के हर 100 रुपये पर 20 रुपये का प्रॉफिट कैसे कमाया। आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। जनरली 15% से 20% का आरओई बहुत अच्छा माना जाता है। यदि हम इस आरओई को एक एग्जाम्पल से समझें तो हम मान लेते हैं कि कोई एफएमसीजी की एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 600 करोड़ रुपए है। तो इसका आरओई होगा तो 115 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि 115 इसका नेट प्रॉफिट है और 600 रुपये इसकी एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है। तो इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.196, जो होगा आपका 19.6%, जो यहाँ पर इस एफएमसीजी कंपनी का आरओई निकल कर आ रहा है 19.6। इसका मतलब यह है कि इस एफएमसीजी कंपनी ने अपने एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 600 करोड़ रुपए पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 115 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो 19.6% के बराबर है। यही 19.6 रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाला जाता है और ये क्या होता है। अब हमने समझ लिया है कि आरओई क्या होता है। अब समझते हैं कि आरओई की वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे सके। आरओई की वैल्यू मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। 15 से 20% तक का आरओई बेस्ट आरओई माना जाता है और हमें
किसी भी कंपनी का आरओई निकालने के लिए 4 से 5 साल के आरओई का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पता चल सके कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है। बट ज़रा रुकिए, पर यहाँ पर आरओई को चेक करने से पहले उस कंपनी के डेट के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और उसने डेट ज़्यादा ले रखा है तो उस कंपनी का आरओई भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। यदि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सबसे पहले यह डेट वाली कंपनी में ही लॉस होने का डर ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जिन कंपनियों का डेट बहुत ज़्यादा होता है वह भी अपने आरओई को बहुत ज़्यादा बताती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आरओई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये आरओई को समझने के लिए, डेट वाली कंपनी का अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है एफएमसीजी कंपनी, दूसरी है ऑटोमोबाइल कंपनी। इस एफएमसीजी कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए है और टोटल एसेट वैल्यू या एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी इसकी 100 करोड़ रुपए है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी का भी नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए है और टोटल एसेट वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है और 70 करोड़ रुपए का डेट है। तो एफएमसीजी सेक्टर का आरओई होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। तो आरओई का फॉर्मूला के हिसाब से आरओई इसका निकलेगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20%। यहाँ पर एफएमसीजी कंपनी का आरओई निकला है 20%। चलिए अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनी का भी आरओई निकाल लेते हैं। तो यहाँ का आरओई होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पर शेयर होल्डर इक्विटी केवल 30 करोड़ रुपए है, जिसमें 70 करोड़ रुपए तो केवल इसका डेट है। तो यहाँ पर आरओई होगा 20 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 66.6%। यहाँ पर आरओई 66.6% निकल रहा है। अब आप इस केस में यह कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि आरओई जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, तो इस हिसाब से ऑटोमोबाइल वाली कंपनी का आरओई 66.6% है, तो यह तो बहुत बढ़िया कंपनी हुई और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ज़रा रुकिए, यहाँ पर एफएमसीजी का कंपनी का आरओई ज़रूर 20% है, बट इस एफएमसीजी कंपनी के ऊपर कोई भी डेट या कर्ज या लोन नहीं है, जिससे इसका फ्यूचर में बिजनेस पर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये बिजनेस अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रख सकता है और इसका इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनी का आरओई 66.6 दे जरूर रहा है, जिसमें कंपनी ने अपनी 30 करोड़ रुपए की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी पर 70 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, जो फ्यूचर में किसी भी मार्केट क्रैश की न्यूज़ या अचानक आने वाली नेगेटिव न्यूज़ के चलते कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी कारण से यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी फाइनेंशियली वीक होने का इंडिकेशन देती है और हम रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी डेट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी कंपनी का आरओई देखना हमारे लिए बेस्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर आरओई को कैसे देखकर कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर केवल 15% आरओई वाली कंपनी को नहीं देखते हैं, वो उस कंपनी के उसके पीयर कंपनी से कंपेयर करके देखते हैं, मतलब सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के साथ एनालिसिस करते हुए उसको कंपेयर करते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के साल का आरओई देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वह पिछले 5 से 10 साल का पुराने आरओई के ट्रेंड को देखता है। यदि कंपनी का लगातार अच्छा आरओई मेंटेन हो रहा है तो वह स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को शो करता है। वहीं दूसरी ओर यदि कंपनी का आरओई फ्लक्चुएट या वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब कभी 5% तो कभी 30%, तो यह इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को शो करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना हाईली रिस्की होता है। और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं वह इस आरओई को डिटेल के साथ एनालिसिस करते हैं, जो डू-पॉन्ट एनालिसिस कहलाता है, जिसमें वह आरओई को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। वह 3 पार्ट कौन से होते हैं? पहला होता है प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा होता है एसेट टर्नओवर, तीसरा होता है इक्विटी मल्टीप्लायर। इससे भी पता चलता है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन से कमा रही है या एसेट को तेज़ी से यूज़ करते हुए कमा रही है या बहुत कर्ज लेकर कमा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आरओई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको समझ आ गया है कि इन्वेस्टर स्टॉक सिलेक्शन में गलती क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वह इस आरओई को 3 पार्ट में डिवाइड करके ही उसका एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आरओई का सिलेक्शन हमको कैसे करना है।
यदि आपको आरओई का सिलेक्शन करना अब आ गया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए ईपीएस और पी रेशो को एनालिसिस करना ना भूलें। और इसकी भी वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।